हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की जो क्लास होगी वो आपकी फुल बीएसटी की सेकंड क्लास होगी। आज हम लोग यूनिट 1 का 1.1 कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर लें। आज या तो 1.1 ख़त्म ही हो जाएगा या फिर बचेगा भी तो थोड़ा पोर्शन बचेगा। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है, बिजनेस की मीनिंग क्या है। In the restricted sense of the term, business will be treated as the purchase and sale of things। थिंग्स कट गया है फोटो खींचने के टाइम में। But the broader sense of the term business is the sum total of all the activities which are which is part right from the production of goods and services down to the task of taking them to the consumers। यानी बिजनेस किसी भी चीज़ का परचेज और सेल, कोई भी सामान आप खरीदें और खरीद कर बेचें और उस चीज़ को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने तक के जो प्रोसेस होते हैं उन सभी को बिजनेस कहा जाता है। अब इसमें ये क्या सेंस बना रहा है, जैसे कोई प्रोड्यूसर है, ठीक, जैसे कोई फैक्ट्री वाला है, वो बिस्किट बनाया, ठीक है, वो पार्ले जी बिस्किट बनाया, ठीक है, पार्ले जी बिस्किट बनाया। अब उस बिस्किट को ये बनाया मैन्युफैक्चरर, अब ये बेचा अपने डीलर को, ठीक है, ये बेचा अपने डीलर को, डीलर बेचा होलसेलर को, और फिर आया रिटेलर के पास, यानी जो छोटी छोटी पान की दुकानें या फिर चॉकलेट बिस्किट इन सब की जो दुकानें होती हैं या फिर ग्रॉसरी शॉप हो गए, वहाँ पे अब ये बेचा, वो सभी रिटेलर्स कहलाते हैं। तो रिटेलर्स के पास और तब पहुंचा एंड कंज्यूमर, यानी जो अगर हम खाएंगे तो हम उसको गए और जाकर उस दुकान से ख़रीदें, तो एंड कंज्यूमर के पास। तो यही जो प्रोसेस है, इस पार्ले जी को यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का, इसी को बिजनेस कहते हैं। अब किसी चीज़ को बनाकर बेचना वो भी बिजनेस है। किसी चीज़ को अब ये बनाकर मैन्युफैक्चरर बनाकर इसको बेच रहा है, और जो डीलर है वो डीलर इससे खरीद कर और तब इसको आगे बेच रहा है, और जो होलसेलर है ये फिर डीलर से खरीद कर और तब रिटेलर से बेच रहा है। अब ये रिटेलर फिर होलसेलर से खरीद कर तब कंज्यूमर को बेच रहा है, और तब कंज्यूमर को ये सामान मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मैन्युफैक्चरर ने भी बिजनेस किया, डीलर ने भी बिजनेस किया, होलसेलर ने भी बिजनेस ही किया, और रिटेलर ने भी बिजनेस किया। तो ये जो है ये ट्रेड साइकिल हो गया कि पहले मैन्युफैक्चरर उस चीज़ को बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद से फिर डीलर को बेचेगा, फिर डीलर मैन्युफैक्चरर से खरीद कर तब होलसेलर को बेचेगा, और होलसेलर ये फिर रिटेलर को बेचेगा। ये ट्रेड साइकिल भी इसको कह सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन चेन भी इसका नाम है। आगे चलकर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, ये इसको डिस्ट्रीब्यूशन चेन भी कहते हैं। अब here service span those activities, here services
हेयर सर्विसेज मीन्स those activities which are connected with the carrying of goods from the place of production and taking them to the place of consumption. For example, they include transport and communication, insurance, storage and banking. अब देखिए, गुड्स का तो आप एग्जांपल देख लिए कि कोई बिस्कुट बनाया, उसको क्रिएट किया और क्रिएट कर कर उसको फिर डीलर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से तब हमारे पास आया, यानी हम हुए एंड कंज्यूमर। ठीक है। अब ये जो सर्विसेज का एग्जांपल दे रहा है, सर्विसेज कौन कौन सी हैं? तो सर्विसेज भी प्रोडक्ट हैं, इनको भी बेचा जाता है। तो सर्विसेज कौन कौन सी हैं? अब इस गुड्स को बना दिया गया। ठीक है। बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल के लिए सपोज करो कि मैन्युफैक्चरर ने बैंक से लोन लिया। आप सपोज करो ये बैंक है, बैंक से लोन लिया। तो ये लोन क्या है? पैसे को तो देख ही सकते हैं, लेकिन ये जो लोन प्रोवाइड किया, एक तरह का सर्विस दिया कि आपको इस चीज़ का कन्वीनियंस हो कि आप कोई सामान खरीद लें, आपके पास पैसे ना हो उसके बावजूद। तो लोन एक सर्विस है। लोन को देखा जा सकता है, पैसे को देख सकते हैं, लेकिन जो सर्विसेज हैं वो लोन की कहलाएंगी, और लोन एक तरह की सर्विस है। अब ये प्रोडक्शन किया बिस्किट का, ठीक है, और उसको यहाँ पे डीलर के पास भेजा। ठीक है, डीलर के पास भेजा आपने। अब डीलर के पास कैसे जाएगा? ऐसे यहाँ से हवा में से उठाए और ऐसे फेंके तो नहीं चला जाएगा डीलर के पास। तो उसके लिए ये क्या करेगा? एक ट्रक बुक करेगा। अब डीलर बोला कि मुझे 100 कार्टन या फिर 100 बॉक्सेस, जिसमें हज़ार पीस बिस्किट हैं, वो 100 बॉक्सेस मेरे को दो। अब 100 बॉक्सेस, सपोज करो कि जो बड़ी वाली ट्रक है वो 100 बॉक्सेस उसमें भरकर मैन्युफैक्चरर ने डीलर को भेज दिया। अब ये जाएगा कैसे? तो ट्रक बुक हुआ और ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन भी एक तरह की सर्विस है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन, ये डीलर इसका भाड़ा देगा। तो ये भाड़ा डीलर दे रहा है, तो ये सर्विस किसको मिली? डीलर को मिली। अब डीलर को सर्विस मिली, तो अब ट्रांसपोर्ट जो सर्विस है, ये सर्विस कैसे है? अब जो ट्रक का मालिक है वो क्या ट्रक ही उठाकर इसको दे रहा है? नहीं, ट्रक तो नहीं दे रहा है, लेकिन कंटेनर दे रहा होगा। तो नहीं, कंटेनर भी नहीं देता है। सिर्फ एक जगह से सामान उठाकर और दूसरे जगह इसको डिलीवरी दे रहा है, और डिलीवरी देने के बाद अपना कंटेनर सहित ये अपना ट्रक फिर वापस लेके जाएगा। यहाँ पे छोड़ नहीं देगा, कुछ भी छोड़ेगा नहीं। ये अपना सामान जो यहाँ से यहाँ लाया, उसका जो फ्यूल कॉस्ट पड़ा और जो अपना मार्जिन पड़ा, ड्राइवर कॉस्ट पड़ा, ये सभी चीज़ों को कॉस्ट करके और जोड़कर और अपना मार्जिन ऐड करके, अपना प्रॉफिट ऐड करके इससे भाड़ा लेगा। उसके बाद से अपना ट्रक लेकर फिर दूसरे काम में चला जाएगा। तो ये सर्विस दिया। तो इसीलिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्ट सर्विस का। और फिर आता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन सर्विसेज कैसे होगी? तो ये एक बिल दिया होगा, एक वाउचर दिया होगा मैन्युफैक्चरर डीलर को। ठीक है, क्या दिया होगा? तो वाउचर दिया होगा। और वाउचर जो है एक, ठीक है, देखने वाला एक वाउचर है, बिल है, वो एक पन्ने पे लिखा जाता है, लेकिन वो वाउचर कुछ वैल्यू रखता है। तो वो वाउचर भी, कुछ कम्युनिकेशन भी, ये सभी सर्विसेज हैं। अब टेलीकम्युनिकेशन यानी जियो का जो सिम है, ये सभी सर्विसेज देते हैं। सिम आपको बेचते हैं, तो सिम
से ही सिर्फ नहीं नेट चलता है या फिर कॉल होता है, उसमें रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो ये सभी सर्विसेज के अंदर आएंगी। इंश्योरेंस सर्विस, अब मान लीजिए ये बिस्किट बेचा और बिस्किट बेचने के बाद से बिस्किट में सपोज़ करो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और सारा बिस्किट गिर गया नदी में या फिर पहाड़ के नीचे या फिर कहीं गिरा और ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया पूरा बिस्किट। तो इसमें मैन्युफैक्चरर का भी लॉस हुआ और डीलर का लॉस हुआ। चूँकि अगर डीलर पेमेंट नहीं किया है मैन्युफैक्चरर का तो पूरा सामान गया, डीलर के पास सामान पहुंचेगा नहीं। और डीलर का लॉस कैसे हुआ, तो डीलर ने पहले आगे अपने होलसेलर को जबान दे के रखी है कि मैं 100 कार्टन मंगा रहा हूँ, उसमें से 20 तुम ले लेना, तुमको दे दूँगा। अब होलसेलर ने रिटेलर को जबान दी है, रिटेलर ने कंज्यूमर को कि नहीं अभी माल नहीं आया, आएगा तो मिलेगा। अब इन सभी को अब नेक्स्ट लॉट जो ये मैन्युफैक्चरर बनाएगा बिस्किट का और फिर भेजेगा, तब ना होलसेलर को पहुंचेगा, तब ना फिर रिटेलर को पहुंचेगा, तब फिर जाकर एंड कंज्यूमर को मिलेगा। अब यहाँ पे हम इंश्योरेंस का देखें एग्जाम्पल कि ये जो इंश्योरेंस की है, स्टोरेज की है, ये सभी सर्विसेज हैं, ठीक है। स्टोरेज भी एक सर्विस है। अब यहाँ पे आपके लिए टूल किट में दिया है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट नोट दिया है कि बिज़नेस का मीनिंग क्या होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी ये सहायक है और ऐसे भी मतलब आपको समझने के लिए काम लायक है आपके लिए। It refers to that economic activity which is conducted on regular basis. It refers to that economic activity which is conducted on regular basis to earn profit through the production and sale of goods and services. यानी ये एक रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाने के लिए गुड्स या फिर सर्विसेज को बेचना, क्रिएट कर बेचना या फिर खरीद कर बेचना ही बिजनेस है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, तब कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ये एक पैसे कमाने के इंटेंशन से की गई एक्टिविटी है। याद होगी अगर आपने मेरी पिछली जो वीडियो फर्स्ट लेक्चर जो था बीएसटी का, वो अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेफिनेशन इसमें दिया था। तो बताया मैंने कि पैसे कमाने के इंटेंशन से जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी एक्टिविटी को करने का, तो ह्यूमन अगर पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव से कोई भी काम कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर फॉल होगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अब जो ये इसका डेफिनीशन है ये आपको लिखा हुआ है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। आप लोग घर पे जाइए और घर पे अपना सेल्फ स्टडी करिएगा इसको। ये जो भी ये डेफिनीशंस दिए हुए हैं इनको सेल्फ स्टडी से पहले पढ़िएगा। पढ़ने के बाद जो समझ में आए उस हिसाब से अपने भाषा में अपना नोट्स बनाइएगा। एक शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे चलकर आप भूलेंगे भी तो एक बार जस्ट रीड करेंगे ना तो ये आपको फिर से याद आ जाएगा। तो ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि इसको रीड ज़रूर करिएगा और रीड करने के बाद अपने शब्दों में लिखिएगा। बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ business includes only economic activities. Economic activities means the exchange of goods and services with the purpose of earning profit. It is therefore essential to see that any activity performed by an individual should be economic in nature in order to be called business. The purchase sale of goods by a shopkeeper.
ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। Therefore, essential to see that any activity performed by an individual should be economic in nature in order to be called business। अगर बिजनेस इसको कहना है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से चालू की गई संस्था होनी चाहिए, या फिर कोई भी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसका ऑब्जेक्टिव हो, जिसका इंटेंशन ही हो प्रॉफिट कमाना। समाज सेवा के लिए उसको बिजनेस नहीं कहते हैं। अगर कोई भी संस्था या फिर कोई भी एक्टिविटी समाज सेवा के लिए की गई कंडक्ट करी जा रही हो तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस कहने के लिए उसको प्रॉफिट कमाना होगा, उसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना ही होगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कोई सर्विस दे रहा है और कोई इसको रिसीव कर रहा है। कोई गुड्स दे रहा है और कोई उसको रिसीव कर रहा है। कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो किसी चीज़ को बना कर देगा और पैसे लेगा। कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो वो कोई सर्विस देकर पैसे लेगा। तो कोई ना कोई एक्सचेंज यानी लेन देन हो रहा है, चाहे वो गुड्स का हो या फिर सर्विसेज का हो। तो बिजनेस का जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। फॉर बिजनेस टू एक्सचेंज वो इतना ही पिका है इसका। For business, the exchange of goods or services is essential. It means that if an individual purchases a things or a service for his personal use, this activity will not be called business। यानी अगर मैं बिस्किट खाने के लिए खरीद रहा हूँ तो वो बिज़नेस नहीं कहाएगा। या फिर मैंने कोई चीज़ खरीदी और ख़रीद कर किसी और को ऐसे ही दे दी बिना उसका पैसे लिए या फिर कुछ ऐड कर पैसे लिए। जैसे 5 रुपये की बिस्कुट है, ठीक है, 5 रुपये की बिस्कुट, इसको मैंने किसी और को दिया 10 रुपये में, तो ये मैंने बिज़नेस किया। किसी चीज़ को दिया और पैसे लिए, वो भी प्रॉफिट ऐड कर। मेरा जो उद्देश्य था वो प्रॉफिट कमाना था। अब मैं किसी को 5 रुपये का लिया और 5 रुपये का दे दिया, वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। वो तो मैंने बस लिया और किसी को ज़रूरत थी तो मैंने बोला पैसे दो, जो जितना मेरा लगा है उतना दे दो। तो ये मैंने बिज़नेस थोड़ी किया, ये तो मैंने सिर्फ अपना कॉस्ट निकाला। कॉस्ट में कुछ ऐड कर सपोज़ मैंने 5 रुपये का ख़रीदा तो 6 रुपये में दे दिया उसको, तो 1 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ। तो बिज़नेस का ही उद्देश्य है कि प्रॉफिट कमाना। तो मैं कोई भी एक्टिविटी करूँगा अगर उसमें मैंने प्रॉफिट नहीं किया तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। For example, if a shopkeeper purchases some material for his domestic use, this activity will not be called as business. But if he purchases the same material for selling it through his shop, then it will be business. अगर कोई, मैं सपोज़ करो कि मैं किसी चीज़ का डीलर हूँ, होलसेलर हूँ या फिर कोई रिटेलर हूँ, मैंने अपने होलसेलर से, सपोज़ करो मैं रिटेलर हूँ और मैंने अपने होलसेलर से कोई चीज़ ख़रीदा। अब सपोज़ करो मैं किराना दुकान का रिटेलर हूँ और किराने दुकान में मैं चावल दाल मैं खाता भी हूँ और उसको बेचता भी हूँ। तो मैंने जो ख़रीदा 1 क्विंटल चावल ख़रीदा और चावल ख़रीदने के बाद मैंने करीब 90 किलो अपने शॉप पे रख दिया कि बेचूंगा इसको, और 10 किलो घर ले गया कि बना कर खाऊंगा। तो ये जो 90 रुपये हैं, ये जो 90 किलो हैं, ये जो 90 किलो हैं, 90 केजी चावल, ये हुए, इनका मैंने बिजनेस किया, ठीक है, इनका मैंने बिजनेस किया। और जो 10 केजी चावल थे, इसका मैंने कंजम्पशन किया, यानी इसको कंज्यूम किया।
समझे। अब थर्ड जो है रेगुलरिटी इन डीलिंग, यानी बिजनेस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसको रेगुलर बेसिस पे करना होगा। अब मैंने जो एग्जांपल दिया कि मैंने बिस्किट खरीद कर लाया और किसी को 10 रुपये में बेच दिया, 5 का बिस्किट 10 में बेच दिया, तो ये मैंने एक बार किया। अब ऐसा ही मैं रेगुलर करते रहूं तो ये हो गया मेरा बिजनेस। लेकिन मैंने किसी चीज़ को एक ही बार इवेंचुअली किया, यानी एक ही बार कोई मौका दिखा और मैंने चौका मार दिया। मौका दिखा कि मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ, तो एक ही बार में मैंने अपना जो प्रॉफिट था निकाल लिया, तो ये बिज़नेस नहीं हुआ। अगर मैं यही चीज़ देखा, इसी अपॉर्चुनिटी को देखा, अरे यार ये 5 का चीज़ 10 में भी बिक जा रहा है, अब मैंने क्या किया कि 50 यूनिट्स लिया, यानी 50 बिस्किट लिया और 50 बिस्किट पे 5-5 रुपये का प्रॉफिट करके 50 लोगों को दिया। ये मेरा, अब ये मैं रेगुलर बेसिस पे करने लगा, ठीक है। मुझे इसमें पोटेंशियल दिखा और मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया। करते करते अब ये रेगुलर बेसिस पे मेरा होने लगा। अब करते करते ये बिज़नेस मेरा बन गया, शॉप ले लिया, शॉप लेने के बाद और बड़े लेवल पे करने लगा, तो ये मेरा बिज़नेस हुआ। चूँकि मैं इसको रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ और इसको ग्रो भी कर रहा हूँ। तो रेगुलरिटी इन डीलिंग, यानी रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इन रियलिटी बिजनेस इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन रेगुलरली। Purchase sale should be regularly done, but if the activity is not regular but intermittent does not come under business. For example, a person sells his old scooter and purchases a new one. Here the purchase sale activity does take place, but in the absence of regularity this transaction cannot be called business. अगर कोई, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी ने स्कूटर ख़रीदा और स्कूटर ख़रीद कर उसको चलाकर बेच दिया और बेचने के बाद फिर स्कूटर ख़रीद लिया उसी पैसे से, तो ये एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि ये एक स्कूटर बेचने का धंधा थोड़ी कर रहा है। रेगुलर थोड़ी कि खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, ये थोड़ी कर रहा है। ये अपने यूज़ के लिए स्कूटर ख़रीदा था, यूज़ किया, ख़राब हुआ या फिर नहीं नया मॉडल लेना था तो उसको बेच दिया और बेच कर उसी पैसे से दूसरा खरीद लिया। तो ये रेगुलर बेसिस पे नहीं है। प्रॉफिट मोटिव, इट शुड बी प्रॉफिट मोटिव। मैंने पहले ही बोला कि जब मैंने बिस्कुट खरीदा तो बिस्किट खरीदने के बाद उसको पैसे बढ़ा कर बेचा। 5 का बिस्किट 10 में बेचा या फिर 6 में बेचा, 7 में बेचा, सिर्फ 5 ही में मैंने नहीं बेच दिया। तो प्रॉफिट मोटिव, in order to consider any purchase sale as business, it is essential that the purpose of the person concerned is to earn profit. But sometimes efforts to earn profit can result in some loss. अब मान लो मैंने किसी बिस्किट को खरीदा और ख़रीदने के बाद किसी को बेचने गया और बोला कि 7 रुपये दो तो मैं तुमको ये बिस्कुट दे दूँ। देने के अब मैंने उसको अप्रोच किया, वो बोलेगा अरे बाबू ये पतंजलि का बिस्कुट है, मुझे भी मालूम है कि 5 रुपये का मिलता है। तो ठीक है 5 रुपये का मैंने बोला कि ठीक है 5 रुपये का मिलता है, लेकिन तुम मुझसे ख़रीदो और साथ में ख़रीदो। वो बोलेगा क्यों ख़रीदूँ? तो मैं बोलूँगा मैं वहाँ गया, वहाँ से लेकर आया, तुमको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से ले लो। वो बोलेगा नहीं मेरे पास भी पैर है, मैं भी चला जाऊँगा और मैं भी जाकर 5 रुपये में ले सकता हूँ, तुम अपना बिस्कुट खा लो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बिस्कुट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको बेचने भी गया तो मेरा प्रॉफिट मोटिव था, लेकिन वो कोई लेगा थोड़ी, तो उसमें वहाँ पे मेरे को लॉस हो गया। अब मैंने ख़रीदा खाने के लिए थोड़ी, बेचने के लिए। अब वो उसको कोई 7 रुपये में ख़रीद ही नहीं रहा है, तो मुझे क्या हुआ? लॉस ही हुआ एक तरह से। लेकिन हालांकि मुझे, अगर मैं इसको 5 के बजाय 4 में बेचूं, मुझे बेचना पड़े, वो बोलेगा कि नहीं 7 में नहीं, मैं 4 में ले लूँगा, तब मुझे 1 रुपये का नुकसान हुआ और मुझे उसको देना पड़ा। चूँकि मेरा पेट अगर भरा है, मैं नहीं खा सकता उसको, तो मैंने अगर दे दिया
तो ये मेरा लॉस हुआ। तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में यानी इसके लिए एफर्ट्स देने के चक्कर में मुझे लॉस भी हो सकता है। तो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों भी हो सकता है। किस काम को करने के चक्कर में? तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। इट कैन नॉट बी सेड दैट इन केस ऑफ लॉस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड बिजनेस। ये अगर लॉस हो गया तो इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है कि नहीं इसको अब बिजनेस नहीं मानेंगे। लॉस हुआ उसके बावजूद इसको बिजनेस मानेंगे, चूँकि मोटिव क्या था? अर्निंग प्रॉफिट। The essential condition is that the conduct of the individual should be propelled by a desire to earn profit। क्योंकि मोटिव क्या था? प्रॉफिट कमाना। वॉट एवर मे बी द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब मैंने कोई बिजनेस चालू किया प्रॉफिट कमाने के कारण, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से, अब उसमें लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, मैं वही रेगुलर कर रहा हूँ, तो ये बिजनेस ही कहलाएगा। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में रिस्क होता है। जो लॉस का मैंने एग्जांपल दिया, बिजनेस में लॉस होता है, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क इसमें है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। In order to make things more useful for society, their utility is enhanced by the efforts of the businessman। अगर किसी चीज़ को मैं प्रॉफिट के लिए यूज़ करूँगा तो मुझे उसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उसका क्वालिटी अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सोसाइटी के लिए मैं मान लो बिस्किट का ही एग्जांपल लेकर अभी चल रहा हूँ, तो बिस्किट मैं लेकर चला तो अगर वो 5 रुपये का ख़रीदा और सेम ही पैकेजिंग में मैं उसको दूंगा तो बोलेगा ये तो पतंजलि का बिस्कुट है, 5 रुपये का है, मैं भी खरीद सकता हूँ 5 रुपये का। अब मैं बोलूँ कि नहीं ये पतंजलि का बिस्किट नहीं है, मैं उस पर सपोज़ करो किसी और रैपर में उस बिस्कुट को खोलकर किसी और चीज़ में पैक करके और बोलूँ कि नहीं ये बिस्कुट है ना ग्लूकोज़ बिस्कुट है, ये 15 रुपये का आता है, मैंने 15 का ख़रीदा और 15 में ही तुमको दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुमको ग्लूकोज़ बिस्कुट दे रहा हूँ। वो फटाक से ले लेगा। तो मैंने उसमें कुछ यूटिलिटी ऐड की, यानी कुछ उसमें उसको बोल कर या फिर ग्लूकोज़ वाला ही बिस्कुट लेकर मैं उसको कुछ यूटिलिटी इन्हेंस करके बोला, यानी बताया। अब तभी ना वो मुझसे कुछ खरीदेगा। इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूज़फुल, तो उसको कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर उसको और यूज़फुल बनाना हो यानी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियरी बनाना हो तो उसमें और ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी और बढ़ानी पड़ेगी। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू यूटिलिटी इज़ created in various ways like the utility of place। कहाँ उसको बेचूं, फॉर्म किस टाइप में बेचूं, टाइम किस समय पे बेचूं, अगर उसको भूख नहीं लगी है तो वो मुझसे लेगा क्यों, उसका पेट भरा है तो क्यों लेगा। ओनरशिप, उसके पास पहले से ही है बिस्किट तो मैं उसको बेच कहाँ से पाऊँगा, उसके पास नहीं होगा तभी ना मैं ओनरशिप ट्रांसफ़र करूँगा। यूटिलिटी ऑफ प्लेस इज़ क्रिएटेड बाय कैरिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। एक जगह से मैंने लिया और एक जगह कंजम्पशन के लिए दे दिया। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म इज़ क्रिएटेड बाय चेंजिंग देयर साइज़। अब मैंने बोला जैसे कि पतंजलि का रैपर हटाया और रैपर हटाकर किसी और रैपर में डाल दिया, साइज़ कम कर दिया, साइज़ बढ़ा दिया, 2-4 बिस्किट और डाल दिए और बोला कि 15 रुपये का है। फॉर्म यूटिलिटी ऑफ टाइम क्रिएटेड बाय स्टोरिंग यूटिलिटी और अमेजिंग देम इन गोडाउन्स। उसको कहीं रखा या फिर दुकान में रख कर बेच रहा हूँ तो ये मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने मेरा जो इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसी चीज़ का नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट टाइम का भी होता है किसी भी प्रोडक्ट में।
अगर आप उसको अपने फैक्ट्री में, दुकान में, सेल्फ पे रख कर बेच रहे हैं तो आप उस पर टाइम दे रहे हैं, 1 हफ्ते बाद बिकेगा, 2 हफ्ते बाद बिकेगा, तो ये आपका टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो टाइम भी इसमें ऐड हुआ। फिर द यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप क्रिएटेड बाय देयर परचेज एंड सेल, अगर मैंने उसको बेच दिया तो ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र हो गया, अब वो बिस्किट का मालिक है, वो खाएगा, वो मुझे थोड़े देगा कि लो तुम्हारा ही था। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, the aim of business should be earned profit, but at the same time that the consumer satisfaction is equally important। अगर मैं जो अभी बिस्किट का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, अगर मैंने उस बिस्किट को 5 रुपये के बजाय 15 रुपये में उसको खिला दिया और बोला कि ये ग्लूकोज बिस्किट है, अब उसको वो खाने के बाद वो सेटिस्फाई ही नहीं हुआ, वो बोला कि नहीं मैंने तो ऐसा टेस्ट कहीं लिया है, पतंजलि का ये बिस्किट था, ये झूठ बोल रहा है कि ये ग्लूकोज बिस्कुट है और ये मेरे को 15 रुपये का चिपका दिया। तो अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो ये बिज़नेस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ। बिज़नेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका कंज्यूमर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई न हुआ तो मैं उस काम को रेगुलर बेसिस पे कैसे कर पाऊँगा। अगर मैं पहला ही प्रोडक्ट लेकर गया, पहला ही बिस्किट लेके गया और ट्राई मारने गया कि ये मेरे से 15 का ले लेगा, मैंने ऐसा ऐसा चेंज किया, इसमें ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू बढ़ाई है, तो वो पहले बार ही उसने मुझे पकड़ लिया कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये ग्लूकोज बिस्किट नहीं है, ये मुझे ठग रहा है, तो ये मैं रेगुलर बेसिस पे कैसे कर पाऊँगा। एक अपॉर्चुनिटी मैंने खोजी और अपॉर्चुनिटी में ही मैं फेल हो गया, तो ये मैं दोबारा फिर खरीद कर दोबारा किसी और को कैसे बेच पाऊँगा। तो कंज्यूमर पहली बार ही अगर सेटिस्फाई हो गया तो मेरा बिज़नेस निकल पड़ा, मेरा बिज़नेस चल पड़ा और मैं अब इसको रेगुलर बेसिस पे कर पाऊँगा। एक कंज्यूमर मेरा सेटिस्फाई, उसके बाद से मैं दोबारा बिस्किट लाऊंगा, दोबारा किसी और को अप्रोच करूंगा, ग्लूकोज बनाकर बेचूंगा, ग्लूकोज बिस्किट बनाकर बेचूंगा। तो ये रेगुलर, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये रेगुलर बेसिस पे मैं नहीं कर पाऊँगा। अब आते हैं आपका जो है प्रोफेशन पे। आपका प्रोफेशन क्या है। हालांकि वीडियो आपकी बहुत लंबी बन चुकी है, तो मुझे जहाँ तक अपने हिसाब से लग रहा है कि आपका क्लास यहीं तक रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोफेशन से चलेंगे हम लोग, ठीक है। वीडियो आपकी लंबी हो गई, आप बोर हो गए होंगे। अगर क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करिएगा और ज़रूर शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को। कमेंट का चक्कर, अगर कुछ डाउट आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, और डाउट नहीं आ रहा हो तो बहुत अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, और जितने भी मैंने डेफिनेशंस पढ़े, इसमें जितने भी डेफिनेशन मैंने दिखाए, इन सबको खुद से पढ़कर रीड करने के बाद अपना नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। लाइव क्लासेस लेनी हो तो लाइव क्लासेस के लिए ग्रुप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर जाइए और उस पर ही आपको लाइव क्लासेस की लिंक मिलेगी। लाइव क्लासेस आपकी 10 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, ठीक है। 10 अप्रैल से लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका प्रोफेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।